हेलो दोस्तों। मैं आज एक छोटा सा डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया था। जो यूपीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आरक्षण प्रणाली है या ये कहें जो रिजर्वेशन जो उसमें हुआ है, तो उसमें एक स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या री एग्ज़ाम होगा, तो ये एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। मेरा बाय द वे उस वीडियो में कहीं भी मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि री एग्जाम होकर के ही रहेगा। मैंने कहा था कि यस, कुछ थिन वेरी थिन चांसेस हैं, वेरी थिन पॉसिबिलिटीज, बहुत लो स्केल पर ऐसे चांसेस हैं कि री एग्जाम हो भी सकता है। लेकिन क्योंकि आयोग खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, तो उनकी भी अपने राइट्स होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता एक बार एग्जाम हो जाने के बाद, जबकि कोई ब्लंडर ना हो जाए कि री एग्जाम हो। तो मैं उसी के सिलसिले में एक ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्लैरिफिकेशन वीडियो। क्योंकि जब मैंने उसमें वो वीडियो बनाया तो कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी मुझे जो है डाउट्स भेजे, कमेंट्स भी किए, व्हाट्सएप पर भी भेजे, ग्रुप में भी भेजे, खासकर इस पॉइंट नंबर 14 को लेकर के। उन्होंने, क्योंकि मैंने उसमें क्लैरिफाई किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है और उसमें उसने कहा है कि जो एडवर्टीजमेंट है, जो एडवर्टीजमेंट में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन देना होगा। क्योंकि और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि किस तरीके से न्यू जो रिजर्वेशन प्रोसेस है और ओल्ड रिजर्वेशन प्रोसेस क्या था, उसमें क्यों ओबीसी को जो है या कैटेगरी वाले लोगों को फायदा होता था, और जो न्यू रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसमें कैसे जो है अनरिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं। तो लोगों ने मुझे, स्टूडेंट्स ने ये खासकर भेजा कि सर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप शब्दशः इसका मतलब निकालें और बस समझ लें कि क्या है। उनको ये चीज थी कि उन्होंने ये लिखा कुछ लोगों ने कि द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी इन द फाइनल सिलेक्शन ओनली। फाइनल सिलेक्शन में ओनली। कब लेकिन लगाया उन्होंने कि इफ ही शी नॉट अवेल्ड एनी बेनिफिट और कंसेशन एट एनी स्टेज। जो प्रीलिम स्टेज है या मेंस का स्टेज है उससे पहले अगर वो कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, तभी उसी केस में जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट फाइनल स्टेज में मिलेगा। इसका देखिए मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा पहले मतलब समझने की कोशिश करिए, तब आपको ये समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ओबीसी कैंडिडेट है, कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उसने प्री एग्जाम दिया, उसने मेंस एग्जाम दिया, ठीक है ना। ये ओबीसी कैंडिडेट अब तीन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ए ओबीसी कैंडिडेट है, उसने प्री जब एग्जाम दिया तो प्री में उसके मार्क्स इतने ज्यादा थे कि वो यूआर में सेलेक्ट हो सकता था। उसके प्री में मार्क्स इतने थे कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन उसकी एज 40 साल से ज्यादा थी। और ये जो मैं कंडीशन अभी बना रहा हूं, मैं ओल्ड रिज्म के हिसाब से बना रहा हूं जो पहले चलता था। तब अब थोड़ी देर में आपको क्लेरिफाई करूंगा कि क्यों मैंने पहले ओल्ड के हिसाब से बताया है। कि अगर उसकी एज 40 से ज्यादा थी लेकिन वो यूआर में सेलेक्ट हो सकता था अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अब उसको यूआर में तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी एज 40 से ज्यादा है। तो उसे अब किस कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा? ओबीसी कैटेगरी में उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये कैंडिडेट मेंस एग्जाम में जाकर के इतने ज्यादा मार्क्स भी ले आए कि इसको जो है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलवेज ओबीसी कैटेगरी में रहने वाला है। अब अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता बी, ओबीसी कैटेगरी का ही, उसके भी मार्क्स इतने होते कि वो यूआर में सेलेक्ट हो जाता, उसकी एज भी होती 39 ईयर्स, तो इसका मतलब इसने ओबीसी का बेनिफिट नहीं उठाया। अब ये मेंस एग्जाम देता और मेंस में भी इसने इसके इतने ज्यादा मार्क्स होते कि यूआर में सेलेक्ट हो जाता। इंटरव्यू देता, इंटरव्यू में भी इसके इतने ज्यादा मार्क्स होते कि यूआर में सेलेक्ट हो जाता। तो अल्टीमेटली इसका सिलेक्शन किस में हो जाएगा? यूआर में। अब कोई कैंडिडेट है सी। अब अगर सी कैंडिडेट ऐसा है जिसके प्री में मार्क्स इतने हैं, एज तो उसकी 40 से कम है, मार्क्स इतने हैं कि वो यूआर में तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो ओबीसी में अगर सेलेक्ट हो पा रहा है, तो वो प्री में क्योंकि ओबीसी में सेलेक्ट हो गया है, अब अगर वो मेंस में इतने ज्यादा मार्क्स ले आता है या इंटरव्यू और मेंस में मिलाकर के इतने ज्यादा मार्क्स ले आता है कि वो यूआर में सेलेक्ट हो भी सकता है, फिर भी उसे
यूआर में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये बात कह रहा है ये पॉइंट नंबर 14। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट नंबर 14 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 14 जो है स्पेशली जो ओल्ड प्रोसेस था रिजर्वेशन का, उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से लागू होता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिफाई करूंगा क्यों लागू होता है ओल्ड प्रोसेस पर। कि अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में अगर उसने रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया है, वो यूआर में ही सेलेक्ट होता चला गया है, तो उसको फाइनली सिलेक्शन यूआर में दे दिया जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी स्टेज में रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है, तो अब अगर वो फाइनल स्टेज में जाकर के इतने भी मार्क्स लेकर के आ रहा है कि वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो सकता है, तब भी उसे अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात कह रहा है ये। अब आप समझ लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ अनरिजर्व में तभी एडजस्ट किया जाएगा जबकि उसने किसी भी स्टेज पर इस चीज का बेनिफिट नहीं उठाया होगा। ये क्लियर चीज हो गई। अब देखते हैं कि क्यों इस पर एससी ने यानी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले रोक लगाई यूपीपीएससी के एग्जाम पर, हाई कोर्ट ने लगाई, उससे पहले किसी दूसरे एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा कि आप एडवर्टीजमेंट को देखिए। तो देखिए अब क्या कह रहा है एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट अब कैसे जो है आयोग के खिलाफ आ रहा है। आयोग क्या कह रहा है, आयोग ने देखिए अभी खासकर हम अगर यूपी पीएससी की बात करें कि वो यूपी पीएससी का रिजर्वेशन का तरीका हमारे सामने आ चुका है। उसमें यह प्रूफ हो गया है कि यूपी पीएससी ने अभी रिजर्वेशन किस तरीके से किया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के ही लोगों को प्री में क्वालिफाई कराया है। उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के बंदे को, चाहे उसके कितने भी मार्क्स हाई हैं, चाहे उसकी एज 40 से कम है, सेलेक्ट नहीं किया है। यह खुद यूपीपीएससी ने जो हलफनामा हाई कोर्ट में दिया है उसमें क्लियर हो गया है। ओबीसी के कैंडिडेट को उन्होंने ओबीसी में दिया है, एससी के कैंडिडेट को उन्होंने एससी में दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीसी का कैंडिडेट ओबीसी में ही सेलेक्ट होकर के जा रहा है। वैसे ही मेंस में जाकर के यूआर वाला यूआर में सेलेक्ट होगा, ओबीसी वाला ओबीसी में सेलेक्ट होगा, या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस में ही सेलेक्ट होकर के जा रहा है। यानी यहां पर यह हो रहा है कि क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट अनरिजर्व में सेलेक्ट होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई एससी का कैंडिडेट अनरिजर्व में सेलेक्ट होकर जा रहा है नहीं जा रहा है। यानी किसी भी कैंडिडेट को यहां पर शिफ्ट ही नहीं किया जा रहा है प्री में अनरिजर्व में। तो अब आप ये बताइए कि ये वाला पॉइंट कैसे लागू होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में जा रहा है यहां तो सेलेक्ट होकर के, हर कैंडिडेट ओबीसी वाला ओबीसी में ही जा रहा है। तो अब ये वाली कंडीशन के उसने कंसेशन का फायदा लिया है या नहीं लिया है कैसे मालूम पड़े। किसी कैंडिडेट के अगर ओबीसी कैंडिडेट के अनरिजर्व वालों से भी मार्क्स ज्यादा हैं, जब हमने उसको अनरिजर्व में लेकर के ही नहीं गए, तो यहां से ये क्लैरिफाई हो गया कि वो तो ओबीसी में सेलेक्ट होकर के आया है, ओबीसी में सेलेक्ट होकर के आया तो उसको फाइनली अब ओबीसी में ही सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के बाद दिया जाएगा। यही पूरा झमेला है। इसी को लेकर के आयोग में लड़कों ने जो है आयोग के खिलाफ केस किया है कि कैसे ये प्री स्टेज में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा अगर ओबीसी वाले अनरिजर्व से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये न्यू जो रिजिम है, न्यू जो तरीका है रिजर्वेशन का, उस पर सही से लागू ही नहीं होता है। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी की जो प्री की मेरिट है, चाहे वो आरओ एआरओ की बात करें आप, या अभी हाल फिलहाल में हुए यूपीएससी एई एग्जाम की बात करें आप, उसमें आप यह तो ये हो गई कि सिविल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व जो रिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है ओबीसी की, वो 120 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा चली गई, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट जो है पूरे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी क्वालिफाई करते हुए कैंडिडेट नहीं मिले, तब भी आयोग ने ओबीसी को आगे शिफ्ट नहीं किया। तो ये पॉइंट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर कैसे लागू करता है आयोग, ये आयोग जाने। तो ये था क्लैरिफिकेशन कि ये पॉइंट क्या है। अब कैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट की वजह से हाईयर मेरिट और लोअर मेरिट जा रही है, उसके लिए मैं वीडियो सेपरेट आपके लिए लेकर के आऊंगा। आई थिंक ये आपको जो है क्लैरिफाई हो गया होगा। धन्यवाद।